पागल राजा। राजा की सवारी शमशान के पास से जा रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक भिखारी सा आदमी शमशान के बाहर बैठा है। राजा ने पूछा, तुम नगर में जाकर क्यों नहीं बैठे हो? भिखारी बोला, राजा, नगर के सभी लोगों को एक दिन यही आना है, इसलिए मैं पहले से यही आ गया हूँ। राजा बोला, तू तो पागल है, जब तेरी बारी आएगी लोग तुझे अपने आप यहाँ ले आएंगे। भिखारी बोला, तुमको भी यही आना है एक न एक दिन। राजा बोला, तुम तो वास्तव में घोर पागल हो। ये मेरी मूल्यवान छड़ी है, इसमें हीरे मोती पन्ने आदि जड़े हुए हैं, इसे रख लो अपने पास, और अगर किसी को देनी हो तो ऐसे आदमी को देना जो तुमसे भी ज़्यादा पागल हो। कुछ वर्षों बाद राजा गंभीर रूप से बीमार हो गया। उसके बचने की आशा नहीं रही। ये भिखारी राजा के पास मिलने पहुंचा। बोला, बहुत बीमार हो राजन? राजा ने कहराते हुए कहा, हाँ, अब तो बचने की आशा भी नहीं, अब तो जाना ही होगा। भिखारी बोला, कहाँ जाना है? राजा बोला, ये कैसे मालूम होगा, किसी को पता नहीं, तू तो पागलों जैसी बातें करता है। भिखारी बोला, कोई सामान तो भेज दिया होगा, अपने मंत्री या सचिव को वहाँ भेज दिया होगा प्रबंध के लिए। राजा बोला, तुम वही पागल के पागल हो, ये सब कुछ कैसे हो सकता है? भिखारी बोला, वहाँ चावल आटा दाल आदि भेज देते, सवारी के लिए कोई मोटर बग्गी घोड़ा भेज देते। राजा ने चिल्लाकर कहा, अरे पागल, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ कुछ भी नहीं भेज सकता। भिखारी बोला, तो राजन, इस छड़ी को तुम ही संभालो, क्योंकि तुम सबसे ज़्यादा पागल हो। तुम्हें पता था कि ये सब तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तो भी तुम ये सब इकट्ठा क्यों करते रहे? ये हाल राजा का नहीं, अधिकांश लोगों का भी यही हाल है। चूहा और कोयल। एक गांव था, उसके बाहर एक विशाल पेड़ था, जिसके नीचे खेतों से थके हारे लोग गांव लौटते समय आराम करते थे। उसी पेड़ पर एक कोयल रहती थी, जो बहुत मधुर स्वर में गीत गाती थी। वह सबको अपना गाना सुनाकर थकावट दूर करती थी। एक बार एक शिकारी उस पेड़ के नीचे आया और उस कोयल को पकड़ लिया और उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। अब कोयल ने शिकारी को ऐसा मधुर गाना सुनाया कि वह गहरी नींद में सो गया। अब कोयल जाल को तोड़ने का प्रयास करने लगी, परंतु वह तोड़ नहीं पा रही थी। इतने में वहां से एक चूहा गुजर रहा था। कोयल उससे कहने लगी, चूहे भैया, जरा मुझे उस जाल से निकालने में मदद करोगे? चूहा बड़ा दयालु था। उसने कहा, बताओ क्या मदद करूं? कोयल ने कहा, इस जाल को काट दो जिससे मैं बाहर आ सकूं। चूहा जाल काटने लगा और उसने कोयल को आज़ाद कर दिया। जब कोयल आज़ाद हो गई तो उसने चूहे को एक मीठा सा प्यारा सा गाना सुनाया। जब शिकारी उठा तो उसने देखा कि जाल कटा हुआ है और कोयल भी नहीं है। वह दुखी होकर घर चला गया। जुबान संगति की। एक बार एक राजा जंगल की ओर जा रहा था। रास्ते में डाकुओं का इलाका पड़ता था। राजा अपने काफिले के साथ जैसे उधर से निकला तो उसे एक तोते की आवाज़ सुनाई दी, मारो मारो, लूटो लूटो। राजा को आश्चर्य हुआ कि कैसा तोता है। राजा को बड़ा क्रोध आया। वह आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलकर वह ऋषियों के पास आश्रम में पहुंचा। जैसे ही आश्रम में पहुंचा, वहां द्वार पर एक तोता था। उस तोते ने बड़े ही मधुर स्वर में कहा, स्वागतम सुस्वागतम। राजा को फिर बड़ा आश्चर्य हुआ। तोते की आवाज़ सुनकर ऋषि बाहर आ गए। उन्होंने राजा का स्वागत किया। अपने आश्रम में उगे फल फूल से राजा को संतुष्ट किया। राजा से रहा नहीं गया। उसने कहा, ऋषिवर, ये क्या देखा? एक ही कुल में ये दोनों तोते जन्मे, दोनों का कुल एक है, दोनों का वंश एक, दोनों की जाति एक। रास्ते में तोता मिला, वह मुझे गालियां दे रहा था, लूटने की बात कर रहा था, लेकिन ये तोता मेरा स्वागत कर रहा है। ऋषियों ने कहा, बात कुछ नहीं, इसमें दोष नहीं, इन तोतों का है। तोतों का कोई दोष नहीं है, इन्हें पालने वालों का है। दोनों एक ही माँ की संतान है, पर एक डाकुओं के पास चला गया, एक ऋषियों के पास चला आया। शिक्षा। जैसे लोगों की संसर्ग में रहते हैं, वैसे ही गुण और दोष हमारे अंदर आ जाते हैं। लड़ाई। एक बार मिठाइयों में आपस में जंग छिड़ गई। रसगुल्ला बोला, मैं सबसे मीठा हूँ। तभी जलेबी रानी बीच में टोकती हुई बोली, मैं सबसे मीठी हूँ, मुझ में तो रस रिश्ता रहता है। इमरती देवी ने चुटकी ली, बोली, तुझ में से भले ही रस टपकता हो, पर सबसे मीठी मैं ही हूँ। लड्डू गोपाल जी कहाँ चुप बैठने वाले थे, बोले, हटो पीछे, भगवान के हाथ में मैं रहता हूँ, गणेश जी का प्रिय मिष्ठान हूँ, अंत में चौधरी हुआ। हलवा बोला, भले ही तुम भगवान के हाथ में रहते हो, पर भगवान को भोग तो मेरा ही लगता है। लड़ाई बढ़ती गई।
देकर एक कोने में पड़ी हुई चीनी की बोरी बोल रही, ठहरो, लड़ना झगड़ना बंद करो। मैं तुम सब में मैं ही तो हूँ, मेरे कारण ही तुम सब में मिठास है। मैं नहीं तो तुम सब कुछ भी नहीं, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं। तुम तो केवल आटा, मैदा, सूजी, बेसन और पिसी हुई उड़द की दाल हो। मैं ही तुम्हारी आत्मा हूँ। और लड़ाई बंद हो गई। हम आप ही आपस में यूं ही लड़ते रहते हैं। कोई अपने पैरों की ओर, कोई अपनी पद प्रतिष्ठा की धूस जमाता रहता है। कोई कहता है मेरा कुल खानदान ऊंचा है, कोई बड़े भवन, भूमि, विस्तार, बड़ी गाड़ी का गुमान पाले दूसरों को दबाना सताना चाहता है। अरे भैया, काहे को झगड़ते हो क्षण भर माटी के शरीर पर? याद रखें, मालिक को सब बर्दाश्त है, पर किसी की अकड़ अभिमान बर्दाश्त नहीं। जब तक शरीर में चेतना है तभी तक ये चल रहा है। इसी से इसकी शोभा है। आत्मा निकल जाने के बाद एक रात भी इस जड़ शरीर को घर में रखना भारी हो जाता है। पर विडंबना देखिए कि हम उस आत्मा तत्व को हम पहचानते नहीं और सारी जिंदगी शरीर को ही सजाने संवारने में निकाल देते हैं। शिक्षा जिस्म और रूह का अजब है। रिश्ता उम्र भर साथ रहे पर कभी तारुफ ना हुआ। आम का बाग। गांव के बीच में एक आम का बाग था जिसका माली था सुंदर, लंबा, हट्टा कट्टा, हाथ में लठ लिए पूरे बाग में चक्कर लगाता रहता था। दिन रात वही पास में एक कुटिया बनाकर रहता था। एक दिन दोपहर को वह सो रहा था। इधर कपिल अपने दोस्तों के साथ मिलकर बाग में से आम तोड़ने की तरकीब बना रहा था। कपिल, दोस्तों, आज सुंदर जैसे ही सो जाए चुपचाप पीछे से बाग में घुसेंगे, वहाँ आम तोड़ेंगे, हम में से एक कुटिया के पास खड़े रहकर पहरा देगा। सभी दोस्त उसकी बात मानकर ऐसा ही करते हैं। चुपचाप बाग में पहुंच जाते हैं, पीछे के पेड़ों से आम तोड़ने लगते हैं। मुरारी सुंदर की कुटिया के पास खड़े रहकर पहरा दे रहा था। कुछ देर बाद सुंदर पानी पीने के लिए उठता है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। सुंदर, कौन है वहाँ? कोई आम चुरा रहा है क्या? मुरारी, भागो भागो, माली जाग गया, कहता हुआ पीछे की ओर भागने लगता है। सुंदर उसके पीछे दौड़ने लगता है। दौड़ते दौड़ते वह देखा है कि कुछ बच्चे पेड़ पर चढ़े हुए थे, कुछ नीचे खड़े आम बटोर रहे थे। मुरारी की आवाज़ सुनकर वे सब नीचे उतरकर भागने लगते हैं। सुंदर उसके पीछे भागता है। सभी बच्चे भाग जाते हैं, लेकिन कपिल को सुंदर पकड़ लेता है। सुंदर, क्यों बेटा, बहुत होशियार बनते हो, कहाँ भागे जा रहे हो? चलो आज तुम्हारे घर चलते हैं इन आमों का हिसाब चुकाने। कपिल, काका, थोड़े से ही तो आम लिए हैं, बाग में जो कितने आम हैं, छोड़ दो ना, घर पर बेकार में पिटाई हो जाएगी। सुंदर नहीं मानता। वह तो आम के पैसे वसूल करना चाहता था। वह कपिल को लेकर सीधा कपिल के घर पहुंच जाता है। सुंदर, जतन भाई कहाँ हो? देखो तुम्हारा लड़का आम चुरा रहा था। जगत जी बाहर आते हैं। जगत जी, क्या कहा? ये नालायक फिर पहुंच गया आम चुराने। इसकी पिटाई मैं करता हूँ तभी सुधरेगा ये। यह कहकर जगत जी उसे मारने के लिए डंडा ढूंढने लगते हैं। तभी कपिल की माँ बाहर आ जाती है। अरे छोड़ दो, बच्चा है, गलती हो गई उसे। सुंदर, तेरा जितना नुकसान हुआ है मैं भर दूंगी। जा अब छोड़ मेरे बच्चे को। सुंदर गुस्सा होते हुए चला जाता है। जगत जी, तुमने ही बिगाड़ रखा है इसे। ये कहकर वे खेत पर चले जाते हैं। सुनीता, क्यों इतनी शैतानी करता है? आज तो मैंने बचा लिया, लेकिन आगे क्या होगा? तुझे आम खाने थे तो मुझसे पैसे ले जाता। कपिल, मुझे माफ़ कर दो माँ, आगे से तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगले दिन जब कपिल अपने दोस्तों से मिलता है, कपिल, यार उस सुंदर ने तो पापा से शिकायत कर दी, उसे सबक सिखाना पड़ेगा। मुरारी, अरे तेरे पे भाग नहीं गया, मैंने कितनी आवाज़ लगाई थी। कपिल, मैं देख रहा था, कोई रह तो नहीं गया। मेरी छोड़, ये बता उसे सबक कैसे सिखाए। मुरारी, एक काम करते हैं, रात को सोते समय उसके मुंह में कपड़ा ढूंस देंगे, फिर उसके हाथ चापाव चारपाई से बांधकर उसे उठाकर पास वही नहर में फेंक देंगे। सभी दोस्त उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। रात को वे सुंदर के सोने के का इंतजार करने लगते हैं। उसके सोते ही उसके हाथ पैर बांधकर उसे नहर में फेंक देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। सुंदर बहुत हाथ पैर मारता है। किसी तरह वह रस्सी खोलकर चारपाई से अपने आप को छुड़ाता है। सुंदर समझ जाता है कि यह सब कपिल और उसके दोस्तों ने किया है। वह अगले दिन से गायब हो जाता है। तभी एक आदमी गांव की चौपाल पर आता है। आदमी, गांव वालों, एक आदमी नहर में डूबकर मर गया। जिसने भी उसे नहर में फेंका हो अपने आप सामने आ जाए, नहीं तो पुलिस उसे मार मार कर उगलवाएगी।
यह सुनकर कपिल और उस दोस्तों के हाथ पैर फूल जाते हैं। कपिल, अरे ये क्या हो गया, वह तो सच में मर गया, अब तो हम सबको फांसी होगी। सभी दोस्त डरते डरते घर पहुंचते हैं। कपिल अपनी माँ के पास पहुंचकर उसे सब सच बता देता है। सुनीता, नालायक, ये तूने क्या कर दिया, किसी को मार देते हैं क्या, अब तो तुझे जेल जाना ही पड़ेगा। सुनीता शाम को जगत जी को सारी बात बताती है। वे रात को ही कपिल और उसके दोस्तों को इकट्ठा करते हैं और सबके माता पिता के साथ पुलिस चौकी की ओर चल देते हैं। पुलिस चौकी दूर थी। रात को जंगल के रास्ते जा रहे थे, तभी उन्हें कंबल ओढ़े एक आदमी रोक लेता है। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। आदमी, आपके बच्चों ने एक आदमी की जान ली है, इन्हें फांसी होगी। जगत जी, भैया इसलिए हम इन्हें पुलिस के पास ले जा रहे हैं, शायद इनकी सज़ा कम हो जाए। आदमी, मैं इन्हें बचा सकता हूँ, लेकिन फिर ये किसी और को मार देंगे। सभी बच्चे उनके पैरों में पड़ जाते हैं। भैया हमें बचा लो, हम कुछ नहीं करेंगे, घर से बाहर भी नहीं निकलेंगे। आदमी, नहीं, तुमने पहले ही वादा किया था जब आम चोरी किए थे, अब तो तुम्हें सज़ा मिलनी ही चाहिए। बच्चे रोने लगते हैं। उनके माता पिता भी उस आदमी के साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगते हैं। तभी वह अपना कंबल हटाता है। अरे ये तो सुंदर है, यह तो जिंदा है। सुंदर, हाँ मैं जिंदा बच गया क्योंकि मेरे अंदर ताकत थी। मैंने बहुत मुश्किल से रस्सी तोड़ी और पानी से बाहर आया। कोई और होता तो मर जाता। कपिल, भैया हमें माफ़ कर दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, हमें बचा लो। जगत जी, लेकिन वो आदमी कौन था? सुंदर, उसे मैंने ही भेजा था ताकि इन बच्चों की सच्चाई बाहर आ सके, इसलिए मैं यहाँ तुम लोगों का इंतज़ार कर रहा था। अगर ये सारी बातें मैं पुलिस को बता दूँ तो सबको जेल हो जाए। मुरारी, भैया एक बार माफ़ कर दो, हम वादा करते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारी ज़िंदगी तुम्हारे हाथों में है। सुंदर सबको माफ़ कर देता है। इसके बाद सारे बच्चे सुधर जाते हैं और मन लगाकर पढ़ाई करने लगते हैं। शिक्षा, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। चालाक बनिया। एक गांव में एक बनिया रहता था। उसका नाम लालचंद था। वह सीधे साधे गांव वालों से पैसे ऐंठने की तरकीब लगाता रहता था। एक दिन उसकी दुकान पर किसान आया। वह बोलता है, लाला जी मुझे घर का सामान चाहिए, अभी पैसे नहीं है, फसल कटने पर दे दूंगा। लालचंद, लेकिन फसल तो 2 महीने बाद कटेगी, तब तक तो मेरा ब्याज कौन देगा। एक काम कर, 2 महीने का राशन ले जा और फसल का आधा मुझे दे देना। किसान मान जाता है। लालचंद उसे कागज़ पर अंगूठा लगवा लेता है। 2 महीने बाद जब फसल कट जाती है तो लालचंद अपना हिस्सा लेने पहुंच जाता है। किसान, लाला जी फसल तो बहुत अच्छी हुई है, अगर मैं आधा हिस्सा बेच दूं तो 6 महीने का राशन आ जाएगा। आप 2 महीने के हिसाब से फसल ले लीजिए। लालचंद, मुझे पता है, जब मैं तुझे कागज़ पर अंगूठा लगाया था तब तेरी फसल कच्ची थी। मैं दिन रात दुआ मांग रहा था, तब अच्छी फसल हुई है। अभी आधी फसल मेरी है, चाहे वह 6 महीने के बराबर हो या 1 महीने के। अगर फसल खराब हो जाती तो तू मुझे पैसे देता? लालचंद आधी फसल गाड़ी में लादकर अपने घर ले जाता है। किसान सिर पकड़कर बैठ जाता है। गांव वाले लालचंद से बहुत परेशान थे, लेकिन गांव में वही एक पैसे वाला था जिसे गांव वालों को उधार लेना पड़ता था। साथ ही उसी की दुकान थी जिसे सामान लेना पड़ता था। एक दिन गांव में एक लड़का आया। लड़का, लालचंद तुम तो भोले भाले गांव वालों को बहुत महंगा सामान बेचते हो, शहर में ये सब बहुत सस्ता मिलता है। लालचंद, तू कौन है? लड़का, पहचाना नहीं सेठ, मैं बनवारी का लड़का हूँ जिसे बचपन में तुमने मारा था। मैं शहर चला गया था, अब पढ़ लिख कर वापस आया हूँ। लालचंद, एक काम कर, मुझे माफ़ कर दे और ये सब बातें किसी गांव वाले को मत बताना। तू मेरी दुकान पर नौकरी कर ले, मैं बदले में तुझे अच्छी तनख्वाह दूंगा, साथ ही घर का राशन भी दे दिया करूँगा। लड़का मान जाता है। वह लालचंद की दुकान पर नौकरी कर लेता है। पूरा गांव उस लड़के को जानता था। जब भी लालचंद की दुकान पर उधार मांगने आता, लड़का उसे इशारे से सब बता देता कि वह गांव वाला कम से कम ब्याज पर पैसे उधार लेता। कुछ तो मना करके वापस चले जाते। लालचंद जब दुकान से घर चला जाता तो वह लड़का चुपचाप उसके खाते में से अंगूठा लगे कागज़ फाड़कर गांव वालों को दे देता। कुछ दिनों बाद लालचंद ने देखा कि फसल कटने का टाइम आ गया। वह पहुंच गया खेतों पर। इस बार गांव वाले भी तैयार थे। उस लड़के ने गांव वालों को पहले ही बता दिया कि लालचंद कैसे उन्हें लूटता है। लालचंद, चलो अपने लिखे के हिसाब से अपनी फसलों का हिस्सा मेरी गाड़ी में रख दो। किसान, लाल भाग जाए यहाँ से, हमसे कुछ उधार नहीं लिया। लालचंद, ये देखो मेरे खाते में अंगूठा लगा है। सब गांव वाले हंसने लगते हैं। लालचंद जब खाता देखता है तो उसमें एक भी अंगूठा लगा कागज़ नहीं होता।
तभी वह लड़का पीछे से आता है। लड़का, सेठ जी बहुत लूट लिया तुमने गांव वालों को। वह देखो, गांव के बाहर हमने सरकारी दुकान खुलवा दी है जो सस्ता सामान मिलेगा। साथ ही गांव वालों को उधार देने के लिए ग्रामीण बैंक भी खुलने वाला है। लालचंद, चोर इसलिए मेरी दुकान पर नौकरी की थी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लड़का, लाला भाग जा यहाँ से, सरकारी ग्रामीण बैंक का कर्मचारी हूँ, बैंक के लिए सर्वे करने आया था। यह इन गांव वालों से तेरी लूट का पता चला तो बैंक खोलने की ज़रूरत समझ में आई। अब ज़्यादा बोला तो पुलिस में शिकायत कर दूंगा। सरकारी आदमी को धमकी देने के लिए 2 साल की कैद हो जाएगी। यह सुनकर लालचंद वहाँ से भाग जाता है। शिक्षा, लालच बुरी बला है। सुंदर घोड़ा। एक जगह एक सुंदर घोड़ा चरा करता था, लेकिन उसको हमेशा डर लगा रहता था क्योंकि उसी इलाके में एक बाग में कभी कभार दिख जाता था। लेकिन फिर भी चारा खाने वह घोड़ा उस इलाके में रोज निकलता था। एक दिन उसको वहीं पर एक शिकारी मिला। घोड़े ने उस शिकारी से अपनी परेशानी साझा की। शिकारी ने बोला, मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मेरे पास बंदूक है और इससे मैं किसी भी जानवर को मार गिरा सकता हूँ। यह सुन घोड़े ने शिकारी से पूछा कि क्या शिकारी उसकी मदद कर सकता है। शिकारी ने उसको बोला, मेरे साथ रहो, तुम्हारी जान को कभी खतरा नहीं होगा। घोड़ा मान गया और वह शिकारी उसके ऊपर बैठ करके उसको शहर के एक अस्तबल में छोड़ दिया। घोड़ा सोचने लगा, मुझे जान से खतरा तो हट गया, लेकिन मेरा आज़ादी तो गई। शिक्षा, दूसरे छोर पर हमेशा हरियाली दिखती है, लेकिन हमें किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए।